नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। नगरीय निकाय चुनाव में लगातार प्रत्याशियों के द्वारा प्रसार किया जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं वार्ड क्रमांक 32 ब्राह्मणपारा से निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश सोनी पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि जगदीश सोनी पिछले कई वर्षों से वार्ड क्रमांक 32 के रहवासी हैं और वो वार्ड की हर समस्या से अवगत हैं। जगदीश सोनी पिछले कई सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी से टिकट न मिलने पर उन्होंने ब्राह्मणपारा के लोगों की सेवा करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतर रहे हैं और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि वो जीत कर आने पर वार्ड की हर समस्या का जल्द से जल्द निवारण करेंगे। साफ सफाई, नल, बिजली और पार्किंग और पशु जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था, ये सब इस चीज के लिए, और नाली की साफ सफाई, मोहल्ले स्वच्छ रखना और ये सब चीज के लिए, नाली, पानी, नल, ये सब का ध्यान रखना और मोहल्ले वालों का ध्यान रखना। क्या इससे पहले भी आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? मैं पूर्व पार्षद सोहनलाल जैन के साथ में जो स्वर्गवास हो गया उनके साथ में मैंने 15 साल तक के कंटिन्यू काम किया है। मैं भाजपा के सदस्य था। मेरे को टिकट नहीं मिलने के कारण मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ने दो प्रत्याशी अपने अपने ओर से उतारे हैं, एक प्रत्याशी। उनमें ऐसी क्या कमी दिख रही है जिनको पूरा करने के लिए आप मैदान में आए हैं? उनमें ये कमी दिख रही है कि वो दोनों अलग वार्ड पीछे साइड के हैं। हमारा ये वार्ड है इधर का। दुर्ग जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 4 से बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी मनीष साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मनीष साहू ने बताया कि उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सभी वर्गों के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना सहित हितग्राहियों को जो लाभ मिल रहे हैं उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 के मतदाताओं में काफी उत्सुकता है। सत्ता सरकार के साथ जुड़े रहने से विकास को और गति मिलेगी। नामांकन दाखिल करने के दौरान अधिक संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य है, नारी मन के स्वास्थ्य योजना है, शिक्षा है, साथ ही साथ लड़का मन के खेल कूद के विषय में भी बताना चाहूँ कि खेल कूद के माध्यम से लड़का मन कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमार नरेंद्र मोदी जी के योजना है कौशल विकास योजना, उकर तहत युवा मन ला कैसे उकर प्रशिक्षण दे के वही तहत में मतलब उकर जो स्वरुचि है उकर हिसाब से वो योजना में जोड़े जाए और उकर लाभ दिवाया जाए। ये सब के काम हम ला करना है आगे। और साथ ही साथ हमार महाविद्यालय एक और नया हमार योजना है कि हमारे क्षेत्र में एक महाविद्यालय खुल जाए। साथ ही साथ हर घर में नल के व्यवस्था करे के हमार मन के है। अभी तक तो नल के योजना अभी चलत है और आगे ये कैसे हर घर तक के पानी पहुँचे एक लिए हम लोग चिंतन करना है। साथ ही साथ किसान मन बर बीज कैसे उपलब्ध हो, खाद कहाँ से मिले, कैसे किसान मन आगे बढ़े, ओकर लिए कहाँ से ओला छूट की योजना मिले क्रेडा विभाग से या फिर अन्य विभाग से, कैसे हमारे किसान मन आगे बढ़े, ओकर लिए हम वो क्षेत्र में काम करबो। और साथ ही साथ हमार जैसे बेटी मन पढ़ लिख के आगे बढ़ा थे और आगे बढ़े के बाद में कई ठन का है उम्र के साथ साथ होकर घर बैठे के छोड़ो कहीं रास्ता नहीं है, शादी वादी नहीं हो रहा है, तो ओकर मन पर भी कम से कम वो ओकर लाइक काम, सिलाई कढ़ाई ऐसे कई ठो योजना है बोला हम ओकर बीच में लेगबोन और ओकर साथ ही साथ ओकर ताकि ओकर विकास हो सके, वो अपन अर्थ कमा सके। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ का यह हादसा योगी सरकार को बदनाम करने का सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इस हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने कहा कि कुंभ भरने की परंपरा सतयुग से समुद्र मंथन के पश्चात से ही है। सन 1881 के पश्चात सन 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का मेला लगा है और इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। करोड़ों लोगों के आने के बावजूद कहीं कोई गंदगी या
का नामो निशान नहीं है, लेकिन जो शुरू से ही महाकुंभ की आलोचना कर रहे थे उनको अच्छी व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक चल रहे महाकुंभ रास नहीं आया और महाकुंभ में हादसे पर हादसा करवाते रहे। महाकुंभ में हो रहे हादसे के पीछे इन्हीं छोटी मानसिकता के लोगों का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने बताया कि यह हादसा विरोधियों की सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। अमावस्या के दिन मैं 28 तारीख की रात 2 बजे वहां पहुंच गया था। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान मुझे करना था, तो एक शोभा यात्रा करीब 3 बजे रात को वहां से स्नान करने के लिए साधु संतों का निकल रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी उन्हीं के साथ चलकर और स्नान कर लूं, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण मैं उनके काफी पीछे रहा। तो मुझे एक साधु ने आकर कहा कि गुरुजी अभी तिथि नहीं है, क्योंकि तिथि 6:15 बजे से 12 बजे तक की तिथि स्नान करने की है, आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करिएगा। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और बस 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि मैं उस शोभा यात्रा से बाहर निकला हूं। उसमें सामने से आवाजें आना शुरू हुई, बचाओ 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 बचाओ। लोग भागते दौड़ते भगदड़ मचा हुआ था। तो एक महिलाएं तो मेरे बिल्कुल पास में आके गिरी, मैंने उसको पकड़ के उठाया। बाद में जब ये सब हो गया, घटना घट गई, तो बाद में मुझे करीब 3:30 बजे करीब मुझे मालूम हुआ कि भगदड़ मचने से वहां पर काफी लोग जख्मी हुए, कुछ लोग काल के गाल में भी समाये। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए थे कि कम से कम सड़कों की चौड़ाई भी मैं समझता हूं कि कम से कम 40 से 50 फीट रही होगी। एक सड़क से आना था, एक सड़क से जाना था। बीच की जो सड़क थी उसमें जो सुरक्षा के लिए जो वाहन चल रहे थे उनके लिए बनाया गया था। सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी भगदड़ आखिर क्यों मची, इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के बाद उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने तिलक नेवी हॉल का फीता काटकर लोकार्पण किया और इस दौरान वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक छतरपुर ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, कुलगुरु शुभा तिवारी उपस्थित रहे। तो वहीं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इसके पूर्व एनएसएस और एनसीसी कैडेट से बातचीत भी की। वीडियो के माध्यम से भारतीय नौसेना की बहुआयामी कार्यप्रणाली के बारे में छात्रों को जानकारी दी। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट रुचिरा गहलोत ने नौसेना में उपयोग होने वाले विभिन्न एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियों के बारे में जानकारी देने के साथ नौसेना में करियर की अपार संभावनाओं से विद्यार्थियों को अवगत भी कराया। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर 7 फरवरी को बड़ा आंदोलन किया जाएगा और मांगे नहीं माने जाने पर भोपाल में धरना भी दिया जाएगा, जिसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। रविवार को उज्जैन में मध्य प्रदेश मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमपी त्रिवेदी ने मीडिया के साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि मोर्चा के द्वारा अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तीसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे नहीं माने जाने पर 16 फरवरी को लाखों कर्मचारी भोपाल में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ धरना देकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसके बाद भी ये मंजूर नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी की जाएगी। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोकम सिंह पटेल यहां पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में 48 संगठन शामिल हैं। उन संगठनों ने 51 सूत्री मांग पत्र तैयार कर सरकार को नोटिस लगाया था और उस नोटिस में ये कहा था कि आप 1 माह के भीतर हमारी मांगों पर हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा के माध्यम से मांगों का निराकरण करेंगे, अथवा अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन का हमको रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप हमने सरकार द्वारा चर्चा नहीं करने के कारण 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय हमने लिया था, जिसमें 16 जनवरी को एक ज्ञापन और 24 जनवरी को दूसरा जनप्रतिनिधि के ज्ञापन के पश्चात
अब हमारा 7 फरवरी को पूरे प्रदेश के 55 जिलों में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके उपरांत भी हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 51 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए जो हमारा चौथे चरण का आंदोलन होगा वो पूरे प्रदेश के 55 जिलों से हमारे जितने प्रतिनिधि हैं सब एकत्रित होकर सब भोपाल में आएंगे और भोपाल में अंबेडकर में हमारा जो पार्क है उसमें हम लोग प्रदेश व्यापी धरना देंगे। और हमारा प्रदेश व्यापी धरने के बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है तो हम बैठक बुलाएंगे और सारे संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करके चर्चा करके निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। और प्रदेश के जितने 4.5-5 लाख शासकीय सेवक हैं, निगम मंडल हैं, पेंशनर हैं, जितने अध्यापक हैं, जितने भी संवर्ग लोग हैं, ये सरकार के अपनी मांगों के निराकरण के लिए सरकार के खिलाफ मैदान में आएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। रविवार का दिन सोनकक्ष नगर के लिए ऐतिहासिक रहा, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत भव्य बारात की शुरुआत सोनकक्ष नगर के पास ग्राम सावेर से श्री खेड़ापति मंदिर से शुरू हुई। दूल्हों को सुसज्जित ट्रॉले में बैठाया गया। इसके साथ ही बारात में आगे ऊंट घोड़े बारात की अगुवानी कर रहे थे। बैंड पर विवाह भक्ति और देशभक्ति गीत भी गाए जा रहे थे। इसके बाद पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का प्रतीक कलश भी कार्यक्रम में चल रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर क्षेत्र की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी तो इधर सावेर सहित नगर के 200 से अधिक बैनर के माध्यम से समाज संगठनों, सेवा संस्थाओं के साथ विभिन्न परिवारों ने पुष्प वर्षा और आतिशबाजी भी की। इसके साथ ही जल सेवा भी नगर के लोगों ने बारातियों और दूल्हे के लिए की। एक तरफ पूरे बाजार में स्वागत द्वार भगवा झंडा लगा हुआ था जो नगर में बारात के माहौल में चार चांद लगा रहे थे। सेवा के लिए पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं 20,000 अतिथियों को बैठकर भोजन कराया। और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा भी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह आयोजन में पहुंचे और बारात में भी शामिल हुए। खबर भोपाल से है, जहां कमला नगर थाने को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित 3 मोटरसाइकिल वाहन बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए सामान की कीमत करीब 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 27 जनवरी को कमला नगर में सह्याद्री परिसर में एक नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें दिन में जो परिवार था वो भागवत सुनने गया था। उस दौरान उनके घर में ताला तोड़कर कुछ ज्वेलरी और कैश चुराया गया था। इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर आरोपियों का कुछ सुराग मिला, जिसमें आरोपी राजू और नियाज इनको आइडेंटिफाई किया गया। ये चूंकि पूर्व से ही शातिर नकबजन रहे हैं, पूर्व में सजायावी भी हुई है, तो इस आधार पर विवेचना में आगे कार्रवाई की गई। पता चला कि ये राजू नियाज अभी जो है अक्टूबर-नवंबर में ही जेल से छूट कर आए हैं पूर्व अपराधों के तहत। तो इस आधार पर इनका लगातार पता लगाया गया। कल ये शास्त्री नगर के पास अपने 3 लोग, राजू का फ्रेंड भी है आबिद, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और भी अन्य जब जेल से छूटे हैं अक्टूबर-नवंबर से, उसके पश्चात इनके द्वारा और भी चोरियां की गई हैं, नकबजनी की गई है, तो इन्होंने मशरूका बरामद कराया है मैनों पर। रायसेन पुलिस ने साइबर अपराधियों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए साइबर जागरूकता अभियान 1 से 11 फरवरी तक चलाया जा रहा है। रविवार को एसपी कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और एसपी पंकज कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खुरपुसे ने जागरूकता रैली और रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइबर सुरक्षा हेतु साइबर अपराध ना हो, इसके लिए ये साइबर जागरूकता अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और 1 फरवरी से 11 फरवरी तक ये जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों को जागरूक किया जा सके, जिससे ये साइबर जैसे जो अपराध, जो फ्रॉड होता है, उससे लोग बच सकें। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपराध भी, साइबर जो अपराधी हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उन नागरिकों को जागरूक किया जाए, वो किसी के झांसे में ना आए। जिस तरीके से लोग उनसे कभी OTP मांग लेते हैं, कभी कोई नंबर मांगते हैं, कभी किसी प्रकार का अकाउंट मांगते हैं, तो इससे जनता को जागरूक किया जाए, जिससे इन अपराधों से बचा जाए।
रायसेन में अवैध खनन के खिलाफ रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई की। कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों को जब्त किया। बता दें कि बेगमगंज क्षेत्र में गिट्टी से भरे 2 डंपर जब्त किए, तो वहीं बरेली तहसील के विभिन्न इलाकों से अवैध रेत परिवहन में लिप्त 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर को भी जब्त कर बरेली थाने में खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि सभी जब्त वाहनों के खिलाफ खनिज नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामले को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर विभाग ने ढाबों और होटलों पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी तादाद में अवैध शराब जब्त की। आपको बता दें कि एक दिन पहले साधना प्लस न्यूज चैनल ने नाइट क्लब और रेस्टोरेंट कैफे में अवैध रूप से देर रात तक शराब परोसकर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर प्रसारित की थी। चैनल द्वारा यह खबर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह के संज्ञान में लाने पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय अमले ने देर रात छापेमारी कर रेस्टोरेंट और कैफों महंगी शराब और बियर की बोतलें जब्त कर 27 केस दर्ज किए हैं। प्रमुखता से हमने इस खबर को उठाया और इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि ढाबों और होटलों पर प्रशासन की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई। बता दें कि बड़ी तादाद में यहां से अवैध शराब भी जब्त की गई है। इससे एक दिन पहले ही साधना प्लस न्यूज चैनल ने ऐसे नाइट क्लब और रेस्टोरेंट कैफे में अवैध रूप से शराब परोसने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन के मामले में कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और भारी मात्रा में यहां से अवैध शराब बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस की ओर से अब लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। बता दें कि एक दिन पहले ही हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था, जहां पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने छापेमारी की और भारी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दानिश खान जुड़ गए हैं। दानिश, हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को उठाया, लेकिन अब कार्रवाई होने के बाद आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और अब प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में अवैध तरीके से मदद पदार्थ और शराब जैसी चीजों का सेवन खुलेआम क्लब द्वारा किया जा रहा था, रेस्टोरेंट द्वारा, जिनको लेकर हमने खबर चलाई थी। उसपे तत्काल जो है भोपाल कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए 27 से ज्यादा जगह कार्रवाई की गई है, जिसमें 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें क्लब संचालक मालिक भी शामिल है। जी दानिश, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों? तमाम नियमों के लागू होने के बाद प्रशासन लाख दावे करता है और इतनी भारी मात्रा में यहां से शराब बरामद की गई है। आखिर प्रशासन कब तक कुंभकर्णी नींद में ऐसे ही सोता रहेगा? आपको क्या वजह लगती है? आबकारी कंट्रोल गोपाल जी ने बताया है कि ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। गुपचुप तरीके से इन पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही कुछ एक्टिविटी मिलेगी, आबकारी की टीम उन पर कार्रवाई कर दबी देगी। जी दानिश, ये पूरा मामला कहाँ का बताया जा रहा है? जी, MP नगर में स्थित एटमॉस्फेयर कैफे है, जहाँ आबकारी की छापेमारी हुई थी। आपको मैं बता दूं, आबकारी के कुछ ऑफिसर जो है पहले से वहाँ मौजूद थे। आम लोगों के बीच उनके इशारा मिलते ही टीम ने मौके पर दबी थी। जब छापेमारी हुई तो कैफे संचालकों द्वारा शराब की बोतलें छुपा दी गई थी, लेकिन आबकारी के जो ऑफिसर वहाँ मौजूद थे उन्होंने जब्ती करवाई। लगभग 6 जो है वहाँ पे 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और क्लब संचालक के द्वारा भी कार्रवाई की गई। जी दानिश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भोपाल में हुए सौरभ शर्मा केस में बड़े पैमाने पर फैमिली कारोबार और भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान ये सामने आया कि सौरभ शर्मा और उनके परिवार के बाकी सदस्य कई संपत्तियों और काले धन के मालिक हैं। इन संपत्तियों में इंदिरा सागर डैम से जुड़े टेंडरों से लेकर अलग अलग व्यवसायों तक फैला हुआ एक बड़ा भ्रष्टाचार का जाल है और जांच के अनुसार सौरभ शर्मा के परिवार का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस भ्रष्टाचार में सौरभ की पत्नी दिव्या, ससुर चेतन, मां उमा और
बेटे अभिरल का नाम सामने आया है। ये सभी परिवार के सदस्य काले धन के अलग अलग स्रोतों से जुड़े हुए हैं और उनके नाम पर कई संपत्तियां भी दर्ज है। तो वहीं बेटे के नाम पर लाखों की एफडी का खुलासा भी हुआ है। बता दें कि इंदिरा सागर डैम का टेंडर सौरभ की पत्नी दिव्या और ससुर चेतन के नाम पर है। इसके अलावा इंदौर में 3 घर और ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर पाई गई। परिवार के बाकी सदस्य जैसे कि सास उमा और ससुर चेतन के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं, जिनमें सूखी, सेवनिया में वेयर हाउस और कोलार में एक स्कूल शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ दानिश खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, सौरभ शर्मा केस है उसको लेके अभी तक 50 से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हो चुका है। लोकायुक्त ने 30 से अधिक लोगों को भेजा नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच में हुआ है खुलासा बहुत बड़ा। जी दानिश, अब प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया है, क्या कुछ कार्रवाई जारी है? जी बिल्कुल, अभी पूछताछ जारी है। सभी से जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उन पर भी जो है नोटिस भेजा, उनसे भी पूछताछ की जा रही है इस मामले को लेकर। दानिश, पूरा परिवार ही इस पूरे मामले में शामिल है, काफी बड़ा मामला ये नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिनके रिश्तेदार हैं, बेटे के नाम पर भी लाखों की एफडी का खुलासा हुआ है। इंदिरा सागर डैम का जो टेंडर था वो सौरभ की पत्नी दिव्या और ससुर चेतन के नाम पर है। इसके अलावा इंदौर में 3 घर और ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन दिव्या और चेतन के नाम पर पाई गई है। उनके बेटे अभिराज के नाम पर लाखों रुपए की एफडी भी दर्ज की गई है। परिवार के बाकी सदस्य जैसे कि सास उमा और ससुर चेतन के नाम पर भी कई संपत्तियां हैं, जिनमें सूखी सेमनिया में वेयर हाउस और कोलार में एक स्कूल शामिल है। जी दानिश, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया जिसमें कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई हो? जी अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। 4 तारीख को जो है रिमांड खत्म होगा, उसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जो भी कुछ सामने कई नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। लेकिन जी दानिश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दुर्ग नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 50 बोरसीपुर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेणी साहू ने लोगों के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो जीत के आती हैं तो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य करेंगी। मतलब मैं सुविधा अपन वार्डवासी बहुत से देना चाहता हूँ। जैसे अपन गार्डन की काम है, गार्डन भी बहुत जर्जर हो गए है ना, जिसे रोड की समस्या है, अपन नाली की समस्या है। और अपन मेन मुद्दा मोर ये है भाई कि मैं अपन क्लिनिक, जिसे हमारे क्लिनिक खुले वहाँ मोरे डॉक्टर लाना बहुत जरूरत है। अभी आप प्रचार में निकल रही है, जो पूर्व पार्षद है, महापौर है, उनके संबंध में लोगों ने क्या कितने विकास कार्य किए? विकास तो यहाँ बहुत कम हो है, लेकिन ये है कि अब हम सोचा था कि हम अपन सत्ता मतलब अपन बीजेपी से आए तो हमारे सरकार भी अपने विधायक से लेकर सब अपने ही सत्ता के आदमी है। तो हम ये चाहते कि हम खुद जैसे आ सका था तो पूरा काम हो सकते हमारे। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए ईवीएम से मतदान होगा। मतदाताओं को इस प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में नगर पालिका परिषद कोंडागांव के रिटर्निंग ऑफिसर अजय उराव के मार्गदर्शन में ज्ञान ज्योति शासकीय प्राथमिक शाला लोहारा पारा और शासकीय माध्यमिक स्कूल डोंगरी पारा में जागव वोटर अभियान के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।